हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका राजस्थान जीके विद विष्णु चैनल में। तो आइए हम पढ़ते हैं आज राजस्थान का एकीकरण। तो देखिए, एकीकरण की दशा में सबसे पहले जिनके द्वारा प्रयास किए गए थे तो वो एक वायसराय थे, जिनके द्वारा 1939 में प्रयास किया गया था कि राजस्थान की जो रियासतें हैं उनको अपन एकजुट कर सकें। लेकिन उस रियासत के द्वारा प्रयास करने के बावजूद वायसराय ने जो भी प्रयास किया था वो असफल रहा था और वो बात थी वहीं की वहीं दब गई थी। उसके बाद बात आती है कि यहाँ की राजस्थान के जो रियासतों के शासक हैं उनके द्वारा भी कई सारे प्रयास किए जाते हैं। तो उस दशा में सबसे पहला जो प्रयास करने वाला शासक था, जिसको एग्जाम में बहुत पूछता है कि सबसे पहले किसने प्रयास किया था, तो ध्यान रखना वो है कोटा का शासक भीम सिंह। उसके बाद जो प्रयास करने वाले हैं मेवाड़ का महाराणा था, जिसका नाम था भोपाल सिंह। उसके द्वारा राजस्थान यूनियन बनाने के लिए प्रयास किया गया था। उनके द्वारा अपना एक संवैधानिक सलाहकार के मुंशी को नियुक्त करने के बाद उन्होंने 25-26 जून 1940 को उदयपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। ठीक है, उस सम्मेलन में करीब 22 राजाओं ने भाग लिया था और ये सम्मेलन जो है एक अगली साल यानी कि मई 1947 को उदयपुर में फिर से हुआ था। और इस सम्मेलन में 22 राजा भाग लेते हैं और यहाँ पे भोपाल सिंह उनसे बोलते हैं कि आप लोग जो है एक छोटे छोटे प्रांतों से आते हैं, तो अपन एकजुट होकर के एक अलग से संघ बना लेते हैं जिसका नाम होगा राजस्थान यूनियन। लेकिन सभी राजाओं की आपसी लालसा के कारण ये जो यूनियन थी वो असफल हो गई थी, यानी कि जो भोपाल सिंह के द्वारा प्रयास किया गया था वो असफल हो गया था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा प्रयास किया जाता है कि राजस्थान संघ को बनाने में किसके द्वारा प्रयास किया गया था, ये बहुत पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो याद रखना वो थे जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय। इनके द्वारा राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया गया था। इन्होंने क्या किया था कि अपना एक दीवान था इनका, जिसका नाम था वीटी कृष्णामाचारी। इनके द्वारा प्रयास किया जाता है और इनको सभी रियासतों में ये लोग भेजते हैं और भेजने के बाद यहाँ पर जयपुर में एक सम्मेलन बुलाते हैं। और उस सम्मेलन में बुलाने के बाद ये जो सम्मेलन है ये भी असफल हो गया, क्योंकि मानसिंह जो चाहता था वो चाहता था कि अपने यहाँ के विदेशी मामले हैं और कई जो बड़ी शक्तियाँ हैं उनको अपन केंद्र सरकार को दे दें, यानी कि दिल्ली वालों को बता दें कि वो उनकी सत्ता संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी ये क्या है, आपसी लालसा के कारण जो जयपुर का राजस्थान संघ बना रहा था मानसिंह द्वितीय, वो भी असफल हो गया था। इसके बाद जो प्रयास करने वाले थे वो थे कोटा के शासक भीम सिंह के द्वारा प्रयास किया गया था कि एक हाड़ौती संघ बनाते हैं, यानी कि जिसका नाम हाड़ौती संघ या बृहत्तर कोटा होगा। उस दशा में उनके द्वारा प्रयास किया जाता है और उसमें कोटा, झालावाड़ और बूंदी इन तीनों को मिलाकर के एक हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन ये तो समथिंग हो ही गया था। ठीक है, और इसके बाद किया जाता है डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह के द्वारा प्रयास किया जाता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ रियासतों को मिलाकर के बागड़ संघ बनाया जाता है। और इनके बाद जो प्रयास करने वाले थे बीकानेर का शासक था शार्दुल सिंह, उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। और उनके द्वारा एक छोटा सा प्रयास ये था कि उनके द्वारा जो लोहारू राज्य है उसको अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए उनसे प्रशासनिक स्वीकृति ले ली। और उसको स्वीकृति लेने के बाद जैसे ही इसका पता राजनीतिक विभाग यानी कि रियासती विभाग को लगता है, तो उन्होंने इसका जो है प्रशासन अपने हाथों में लेने के बाद जो है इसकी बातें बंद हुई थी। ठीक है, तो इस दशा में अगर हम बात करें, यानी कि ये इन शासकों के द्वारा प्रयास किए गए थे, तो जितने भी शासकों के द्वारा प्रयास करे थे केवल ये किए गए थे। तो ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से सीधा आता है कि राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसने किया था, राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किसने किया था, और हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किसने किया था, और बागड़ संघ बनाने का प्रयास किसने किया था। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ज्यादातर उठाता है कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा 1940 में जो सम्मेलन बुलाया था उसमें कितने राजाओं ने भाग लिया था, ये डीपली कभी कभार पूछ भी सकता है। तो ध्यान रखना कि ये सम्मेलन बुलाया कब था, ये भी पूछता है। तो ठीक है, ये तो यहाँ तक की बातें हो जाती हैं। तो इन रियासतों को एकत्रित करने के लिए यानी एकजुट करने के लिए जो वायसराय है माउंटबेटन के द्वारा एक सम्मेलन दिल्ली में बुलवाया जाता है
और उस सम्मेलन के अंदर माउंटबेटन ने रियासत के जो राजा हैं उनके लिए 2 तरीके के पत्र तैयार करवाए थे, जिनका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट, यानी कि अधिमिलन पत्र और स्टैंडस्टिल पत्र, यानी कि जो भी रियासत हैं वो भारतीय अंग में शामिल होना चाहती हैं वो उनके लिए इस लेटर को दिया था, और जो तैयार हाल फिलहाल नहीं थी उनके लिए लेटर दिया था स्टैंडस्टिल, यानी कि यथास्थिति के लिए पत्र। तो इस तरीके से वो जो है सभी रियासतों में इस प्रकार के जो रियासतों के शासक थे उनको इन पत्रों को दे थे। उसी दशा में अपने राजस्थान में सबसे पहले जो इन पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे वो थे बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह। तो उनके द्वारा सबसे पहले इस पर साइन कर दिए जाते हैं, और वो साइन जो होते हैं वो होते हैं 7 अगस्त 1947 को। ध्यान रखना कि ये जो है साइन कब करता है। अभी तक तो ये पूछता था कि बीकानेर रियासत ने सबसे पहले साइन किया था, लेकिन अब ये पूछेगा कि 7 अगस्त को 1947 को किसने किया था, या फिर बीकानेर रियासत ने अधिमिलन पत्र पर कब हस्ताक्षर किया था। और इसी दशा में सबसे अंत में जो हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी वो धौलपुर रियासत थी, और उसका शासक कौन था? उदयवान सिंह। उदयवान सिंह के द्वारा इसका साइन किया गया था। ठीक है, तो हुआ कि 14 अगस्त 1947 से पहले राजस्थान की जितनी भी रियासतें थीं सभी की सभी रियासतों को उन्होंने भारतीय अंग में शामिल कर लिया था। ठीक है, और इस प्रकार राजस्थान में कुल हुई 9 रियासत और 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब यानी कि ये हो गए हमारे राजस्थान में इतनी रियासतें बन के सामने आ गई कि 19 रियासत थी, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो अब हम एकीकरण पढ़ रहे हैं, तो इनको एकीकृत करने के लिए और पूरे भारत देश में जितनी भी रियासतें थी 565 उनको एकत्रित करने का काम जो है राजनीतिक विभाग, यानी कि जो पहले राजनीतिक विभाग था वो देशी रियासतों पर नियंत्रण रखता था। तो आज़ादी के बाद उसका पुनर्गठन करके रियासती विभाग बना दिया, जिसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947, और उसका अध्यक्ष बना था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, और इस रियासती विभाग के जो सचिव बने थे वो थे बीपी मेनन, जो कि माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे। इनके द्वारा रियासती विभाग का पुनर्गठन किया जाता है, और पुनर्गठन करने के बाद भारत सरकार ये घोषणा करती है कि अब देश में केवल वही रियासतें अपने अस्तित्व में रह सकती हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ है। तो यानी कि इस हिसाब से राजस्थान में केवल 4 रियासतें थीं जिनको अपन बोलते हैं वो रियासतें बज्जर रियासत थी। बज्जर से यानी बी से हो जाएगा अपना बीकानेर रियासत, और यू से हो जाएगा उदयपुर रियासत, और जे से हो जाएगा जयपुर रियासत, और जे से हो जाएगा जोधपुर रियासत। यानी कि 4 ऐसी बज्जर रियासतें थीं जो भारत सरकार के द्वारा दिए गए मापदंड के अनुसार उनको फॉलो करती थी। तो इस तरीके से अपने पास 4 रियासतें थीं। ठीक है, तो ये बात होती है यहाँ तक कि अब इसके बाद हम आते हैं कि पहला चरण कब हुआ था। ठीक है, तो पहले चरण में सबसे पहला चरण जिसको बोलते हैं अपन मत्स्य चरण, वो हुआ था 18 मार्च 1948 को। इसमें ये याद रखना कि इस पहले चरण में कितनी रियासतों ने भाग लिया था, यानी कि इसमें विलय कौन कौन सी रियासतों का हुआ था। तो इस दशा में ध्यान रखना 4 रियासतों का हुआ था, और वो 4 रियासत कौन कौन सी थी? अलवर रियासत, भरतपुर रियासत, करौली रियासत और धौलपुर रियासत। तो देखो, अलवर का शासक था तेज सिंह, और भरतपुर का शासक था विजेंद्र सिंह, और करौली का था गणेश, और धौलपुर का था उदयवान सिंह। तो देखिए, बात आती है कि अलवर को रियासत को किस आधार पर मिलाया गया था और भरतपुर को किस आधार पर मिलाया गया था। बात ऐसी है कि अलवर रियासत और भरतपुर रियासत की यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, और उसका कारण ये था कि भरतपुर में जो विजेंद्र सिंह है, विजेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पर लोगों को बुला करके बात थी 27 फरवरी 1948 को एक मीटिंग बुलाई जाती है, और उस मीटिंग में बोला जाता है कि यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे। तो उन्होंने सम्मेलन बुला करके हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों को बुला करके ये बोला कि अगर जो भी सांप्रदायिक दंगों में भाग लेगा उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी।
इस तरीके से। लेकिन उनके बारे में ये भी अफवाह उड़ी कि वो एनएसएस में कार्य करते हैं, हिंदुओं को शस्त्रों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके ऊपर कई प्रकार की अफवाह फैली और यही बात जो है अलवर शासक उनके ऊपर भी फैली। और अलवर का शासक है, उनका जो हाथ है, ऐसा बताते हैं कि उनका हाथ जो है गांधी जी की हत्या के बारे में भी आने लगा था। लेकिन जब भारत सरकार ने इसकी जांच की थी तो उनका हाथ नहीं आया था। लेकिन भारत सरकार ने इनका प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था और भरतपुर का प्रशासन भी अपने हाथ में लेने के बाद एसएन सप्रू को इसका प्रशासन सौंपने के बाद भरतपुर प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, तो इस दशा में भारत सरकार के पास ये दोनों रियासतें तो आ गई थी। उसके बाद बची थी ये 2 रियासतें। तो देखिए, इन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करौली और धौलपुर रियासत के शासकों को 27 फरवरी 1948 को दिल्ली बुलाया और वहां पर इनसे बात करने के बाद ये देखा कि यहाँ के जो शासक हैं वो तैयार हो जाते हैं वहां पे मिलने के लिए। और जब मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उद्घाटन की तिथि निश्चित कर दी जाती है और वो तिथि निश्चित की जाती है 17 मार्च 1948 को। लेकिन 17 मार्च 1948 को यह सम्मेलन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है विजेंद्र सिंह है, उनके भाई थे, या ऐसा कह सकते हैं कि एक किसान नेता था ठाकुर देशराज, और विजेंद्र सिंह के भाई थे मान सिंह के द्वारा ये जो उद्घाटन है इसका विरोध किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है इनके प्रधानमंत्री शिवराम कुमावत था, इसके मंत्रिमंडल में जाटों के लिए स्थान नहीं दिया गया था, यानी किसानों के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। उसके बाद उनको क्या अगले दिन जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद तुरंत बाद उसको यहाँ पे जो है अपने भरतपुर में इसका उद्घाटन हो जाता है। और उद्घाटन होने के बाद जो निर्णय लिए जाते हैं और घोषणा की जाती है, उनके अनुसार जो राजधानी बनाया था अलवर को, तो उद्घाटन करते हैं वो भरतपुर में, और जो राज प्रमुख बनाते हैं वो धौलपुर के शासक उदयमान सिंह को और करौली के शासक गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा आने वाले समय में जहां से प्रश्न उठेगा वो ये उठेगा कि शिवराम कुमावत के मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य थे। तो देखो, ये तो ऐसी बात हो गई, लेकिन अपन इसको ट्रिक से याद करेंगे कि लवर कैसे थे, भोले थे। लवर कैसे थे, भोले, यानी कि अलवर से थे मास्टर भोलानाथ, और अपने भरत कैसे थे, वो युगल में थे, यानी कि वो कपल में थे। और कपल में किसके थे, किशोर, बाल कृष्ण, कान्हा और राधा, ऐसे करके इसको याद करना कि वो भरत कैसे थे, युगल थे। और धौलपुर से थे डॉक्टर मंगल सिंह, और मंगल सिंह से ऐसा ध्यान करो कि मंगल को उदय हुआ था, यानी कि धौलपुर से मंगल सिंह थे। और एक बात और ध्यान रखना कि करौली से कौन थे, चिरंजी लाल शर्मा। और चिरंजी लाल शर्मा का ये हुआ कि आप ऐसा ध्यान करो कि जो चिरौंजी हैं वो कैसी हैं, काली हैं। चिरौंजी कैसी हैं, वो काली हैं। और ध्यान रखना मित्रों, ये जो क्वेश्चन है, जहां से फैक्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था, तो ध्यान रखना 12,000 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जनसंख्या के बारे में जब आपसे पूछे तो 18 लाख ध्यान रखना, और वार्षिक आय 1.84 करोड़, इसको ध्यान रखना। लेकिन इसके आंकड़े अलग अलग किताबों के हिसाब से अलग हो सकते हैं। तो एक बात और ध्यान रखना कि मत्स्य चरण का, यानी कि मत्स्य का जो मत्स्य संघ है, इसका नाम देने वाले कौन थे, तो वो थे के मुंशी। तो देखिए दोस्तों, यहां तक तो ये होता है अपना पहला चरण, और इसके बाद जो अगले चरण हैं उनकी बात करेंगे हम अगले पार्ट, यानी कि इसके अगले जो वीडियो होगी उसके अंदर अपन उसकी बात करेंगे। यहाँ तक इसके बाद कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद हम ठीक है अगली बात करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के लिए शेयर करना, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।